हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फॉरेंसिक कोर्स के अंदर। मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस कोर्स को लेकर। पर्टिकुलरली उसका रीजन ये है कि क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है अराउंड जो भी फ्रॉड वाले एक्सपीरियंसेस रहे हैं या जो भी मेरे ऑडिट्स के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, या फिर जो मैंने पढ़ा हुआ है आज तक, इतनी सारी केस स्टडीज मैंने पढ़ी हुई है, अराउंड 25-30 केस स्टडीज जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉड्स हुए हैं उसके बारे में मैं स्टडी कर चुका हूँ। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ उस कोर्स को लेकर बनाने के लिए। होपफुली आप भी उतना ही एक्साइटेड होंगे सुनने के लिए मेरे फॉरेंसिक कोर्स को। अब ये जो कोर्स है हम कुछ मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे यार सबसे पहले तो बेसिक चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि फॉरेंसिक क्या होता है, कैसे होता है, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट, ठीक है, किस तरीके से चलता है ये। तो बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। रोल्स क्या होता है, मैनेजमेंट का, ऑडिटर का क्या रोल होता है, किस तरीके के फ्रॉड्स हो सकते हैं, ठीक है, फॉरेंसिक ऑडिटर को कब अपॉइंट करा जाता है, वो सब चीजों के बारे में बेसिक पहले मॉड्यूल के अंदर हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे अपने इस प्रोसेस के अंदर। अब नाउ फॉरेंसिक के अंदर जाने से पहले, जिसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटिंग नहीं बोलते, ऑडिटिंग जो है आईसीआई बोल चुका है भैया ऑडिट नहीं बोलोगे, फॉरेंसिक ऑडिट नाम यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं यूज करोगे उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट नाम ही यूज नहीं करोगे। तुम बोलोगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग या इन्वेस्टिगेशन। जितने भी मेरे सीए के मेंबर्स हैं, आईसीआई बोलता है जितने भी मेरे सीए के मेंबर हैं वो सब सिर्फ फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज करेंगे। ऑडिटिंग मत कर देना गलती से भी वर्ड यूज, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके अंदर चलने से पहले हमें समझ में आना चाहिए फॉरेंसिक का मतलब क्या है भैया। फॉरेंसिक का मतलब क्या है, बाकी तो ठीक है अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन वो सब चीजों के बारे में ठीक है, लेकिन भैया इसका मतलब क्या है फॉरेंसिक का। तो भैया फॉरेंसिक का सीधा साधा सा सिंपल सा मतलब है कि कोई भी एक ऐसा एविडेंस, कोई भी मैंने ऐसे काम करा हो, वर्क करा हो, जिसको मैं एविडेंस की तरह शो कर सकूं कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोई भी तरीके का एविडेंस हो सकता है, वो अकाउंटिंग रिलेटेड हो गए, इनवॉइसेस हो गए, चेन ऑफ कुछ एविडेंसेस हो गए, या आपने कुछ इंटरव्यू लिया किसी का, ठीक है, उसका कोई कुछ एविडेंस हो गया, तो वो सब हमारा फॉरेंसिक कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा सीआईडी के अंदर कि भैया फॉरेंसिक के लिए रिपोर्ट को भेज दो। सीआईडी देखा है, सीआईडी के अंदर बोलता है ना वो फॉरेंसिक के लिए डॉक्टर सालुंके को रिपोर्ट के लिए भेज दो, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि भैया जो भी हमें मिला है, मैटर जो मिला है, ताकि हम इसको प्रूव कर सके कोर्ट के अंदर, ठीक है, एज अ एविडेंस प्रूव कर सके, इसके लिए सालुंके को भेज दो कि प्रूफ हम कर सके ताकि इस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फॉरेंसिक। नाउ वो अलग चीज हो गई, फॉरेंसिक बिल्कुल ही अलग चीज होगी। नाउ जो हमारा जो पार्ट है वो है फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन वाला। अब भैया फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ठीक है, और जैसे आपने बोला था ऑडिट क्यों नहीं यूज करते, तो देखो क्या होता है यार। ऑडिट आप समझना पहले तो, फॉरेंसिक ऑडिट। अब यहां पर क्या है, ऑडिट का मतलब हो गया एश्योरेंस, ठीक है, ऑडिट जो मतलब हो गया वो हो गया एश्योरेंस। देखो ऑडिट लोग क्यों यूज वर्ड करते हैं, क्योंकि ये ना मिलता जुलता हुआ वर्ड लगता है, क्योंकि ऑडिट मतलब ऐसा लगता है कि यार हम, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने गए, जांच पड़ताल करने गए, ठीक है, तो इसलिए फॉरेंसिक ऑडिट नाम रख दिया, ठीक है, अच्छा सा लगता है फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीज काफी डिफरेंट है, दोनों चीज, ठीक है। अगर हम बात करें जब आप फॉरेंसिक के लिए जाते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हो, वहां पर आप एश्योरेंस नहीं देते किसी भी तरीके का। ऑडिट इज ऑल अबाउट एश्योरेंस, ठीक है। तो आईसीआई ने बोला, इंस्टीट्यूट ने बोला कि भैया तुम एश्योरेंस का काम थोड़ी कर रहे हो, तुम ऑडिट क्या करते जाते हो। एक ऑडिट कैसे बोल सकते हो, तो फॉरेंसिक ऑडिट, तो इसको या तो तुम बोलो फॉरेंसिक अकाउंटिंग या बोलो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, या दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो, या बोलो फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इस तरीके से तुम बोलो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का आपको प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, जिसके अंदर वो बोलेगा यार मेरे को फॉरेंसिक अकाउंटिंग करवानी है, या फिर वो बोलेगा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवानी है, या फिर वो बोलेगा दोनों करवानी है। तो इस चीज के लिए इंस्टीट्यूट ने अपने कुछ स्टैंडर्ड भी इशू करे, FAIS फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जैसे हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स हैं, उसी तरीके से यहां पर इंस्टीट्यूट ने FAIS इशू कर दिए। अब भैया वो सब तो ठीक है जो आपने कहानी कर दी, लेकिन ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन में होता क्या है, फर्क क्या है, दोनों में करते क्या है हम लोग। तो यार देखो सिंपल सी चीज है, इन्वेस्टिगेशन नाम से पता चल रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर बंदे को बुला के इंक्वायरी कर रहे हो, ईमेल की चेकिंग कर रहे हो, ठीक है, ये चीज देखना चाह रहे हो कि इस फ्रॉड के पीछे छुपा हुआ है कौन, है क्या चीज है इसके पीछे छुपे हुए, इस फ्रॉड के पीछे छुपा हुआ, ठीक है। तो वो आप बोलोगे मैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को, किसी आपको पता चल गया यार ये फ्रॉड है और आपको ये देखना है कि क्या हुआ उस फ्रॉड के अंदर, तो वो आप बोलोगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग। जब आप डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हो, जब आप चीजों को चेक करते हो अंदर की, तो वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग होगी, ठीक है। मतलब कौन करा है, किसने करा है, वो हो गया फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्या करा है, किस कैसे करा है, वो हो गया फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है। क्योंकि आप अकाउंटिंग के अंदर जा रहे हो, अकाउंटिंग के डीप वर्क के अंदर जा रहे हो, उसके अंदर इनवॉइसेस को देख रहे हो, परचेज ऑर्डर को देख रहे हो, वेरियस डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हो, तो वो आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट हो गया, क्योंकि आप अकाउंटिंग के अंदर चले गए। नाउ वो जो अकाउंटिंग वाली जो चीज है उसको आप प्रूव करोगे
कोर्ट के अंदर एज अ एविडेंस, ठीक है, एज एन एविडेंस आप प्रूव करोगे तो वो हो गया फॉरेंसिक अकाउंटिंग वर्क। लेकिन वहीं पर जब आप कोई इंटरव्यू कर रहे हो किसी के साथ, पर्टिकुलर बंदे के साथ, ईमेल्स की चेकिंग कर रहे हो कि क्या छुपा हुआ है, कैसे छुपा हुआ है, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हो पूरा सिनेरियो, तो भैया आप बोलोगे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। जनरली क्या होता है कि कंपनी जो होती है फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन दोनों पर्पस के लिए हायर कर लेती है, जहां पर भी पता नहीं चल पाता यार क्या इसने करा भी है। जैसे मान लो विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई, समझना विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई, लेकिन अब यहां पे पता ही नहीं है विसल ब्लोअर किसी ने कंप्लेंट कर दी। नाउ हमें जानना है ना कि भाई हुआ भी है या नहीं हुआ, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए बंदा अपॉइंट होगा, ठीक है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के। नाउ पता चल गया यार ये बंदा छुपा हुआ है इसके पीछे। नाउ उसके बाद क्या होगा, वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग, यानी कि उसका कैसे छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, चीजें कैसे ट्रेल है, तो वो सब चीजों की जब होती है चीजें, तो वो होती है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो इस तरीके से जो होता है वो असाइनमेंट डिजाइन होता है। अब ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन की जैसे हमने बात करी, इंस्टीट्यूट में ना स्टैंडर्ड्स इशू करे हुए हैं, उसके सारी चीजें जैसे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या कब कब करना है, ठीक है, किस तरीके से एंगेजमेंट लेटर साइन होगा, एक्सेप्टेंस किस तरीके से करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, किस तरीके से आपको प्रोसीजर करने हैं, ठीक है, और किस तरीके से रिपोर्टिंग होगी, वो सब का सब FAIS स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट, ठीक है, जैसे हमने बात करी ऑडिट के अंदर हम एश्योरेंस देते हैं, इसमें एश्योरेंस नहीं देते। हाउ इट्स डिफरेंट, ठीक है, आप समझना। तो सबसे पहले ना हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में ना एक चीज आप हमेशा याद रखना कि ऑडिटर का जो एंगल होता है ना, ऑडिटर कभी भी ये नहीं सोचता कि यार मेरे को फ्रॉड पकड़ना है, क्योंकि फ्रॉड पकड़ना, फ्रॉड की चीजें देखना, इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती है वो, मतलब रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती कहने का मतलब ये नहीं कि भैया सामने दिखाई दे रहा है तो पकड़ना नहीं है। पॉइंट इज क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है वो फ्रंट फुट पे होता है कि भाई उसी को पता होता है, उसी को चीजें देख रहा होता है। ऑडिटर जस्ट क्या कर सकता है, ठीक है यार, कंट्रोल टेस्ट कर सकता है, वो बता सकता है आपको कि यार ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है, बट मैनेजमेंट फ्रंट फुट पे होता है, तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल, ठीक है। नाउ जब ऑडिटर जो होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है, उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन बनाना कि भैया ट्रू एंड फेयर है या नहीं है चीजें, बस उसका वो ओपिनियन होता है, ठीक है, उसके वो ओपिनियन देता है और उसके बेसिस पे जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो करता है। लेकिन जो फॉरेंसिक वाला बंदा होता है भैया, उसको एक पर्टिकुलर एक चीज दी जाती है कि यार एक विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई है, प्रोक्योरमेंट के अंदर, परचेजेस के अंदर आई है, ठीक है, परचेजेस के अंदर कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो यार इस पर्टिकुलर चीज के अंदर तुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो उसको एक बता दिया गया, ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया तेरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। लेकिन और वहां पे मतलब अगेन मतलब चीजें जो होती है वो मेंशन भी करता है, जब वो अपना एंगेजमेंट लेटर बनाता है ना, वो भी हम देखेंगे भी सही, एंगेजमेंट लेटर जो बनाता है उसमें वो बताता भी है कि भाई देखो ये चीज मैं इस तरीके से प्रोसीजर करूंगा और ये चीजें इसके अंदर देखूंगा, जो आपने मेरे को बोला है कि यार ये फ्रॉड वाला काम हो रहा है तो मैं इस तरीके से देखूंगा। लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो ओवरऑल सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करता है कि यार सारी चीजें ट्रू एंड फेयर है। नाउ अब इंटरनल ऑडिट वाला बंदा, इंटरनल ऑडिटर के अंदर ना फिर भी कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर ना घर का ही बंदा होता है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि कोई इंप्लॉय बन सकता है, ठीक है, कोई ऐसा कोई क्वालिफिकेशन ऐसा तो नहीं है, सीए ही हो सकता है इंटरनल ऑडिटर, घर का बंदा भी हो सकता है, मतलब इंप्लॉय भी हो सकता है, बाहर से आप एक्सटर्नल भी अपॉइंट कर सकते हो। तो नाउ द थिंग इज इंटरनल ऑडिटर के पास ना ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है एंड कि दे कैन बिकम ऑल्सो द सोर्स कि भैया वो जाके मैनेजमेंट को बताएं कि यार ये दिक्कत चल रही है कंपनी के अंदर, बट दे आर नॉट द फॉरेंसिक पर्सन, दे आर नॉट द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर और अकाउंटेंट, तो दे विल जस्ट टेल टू द मैनेजमेंट कि भाई ये दिक्कतें हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने कंट्रोल टेस्टिंग करी, क्योंकि एक इंटरनल ऑडिटर का क्या काम होता है, मेनली दे फोकस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है, कि भैया कंट्रोल्स कंपनी के अंदर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या काम होता है, फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो एक इंटरनल ऑडिटर होता है वो ज्यादा डीप में जाता है, कंट्रोल्स की ज्यादा चीजों के अंदर जाता है, मैनेजमेंट के साथ मिलता जुलता है, घर का बंदा ही है, घर का बेदी होता है वो, तो जो घर का बंदा होता है उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, इसलिए वो जाके बता सकता है भैया मैनेजमेंट को कि ये दिक्कतें चल रही है। बट नाउ जैसे ही मैनेजमेंट को पता है, मैनेजमेंट का क्या काम होगा, वो अकाउंटेंट और इन्वेस्टिगेटर उसको अपॉइंट करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ऑडिटर का जो काम होता है वो किस तरीके से अलग होता है फ्रॉम द फॉरेंसिक वाला बंदा, ठीक है। फॉरेंसिक वाला जो बंदा होता है ना, उसको पता होता है कि गड़बड़ चल रही है, या तो मैनेजमेंट बताएगा भाई देखो यार यहाँ पे विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई है, ठीक है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, यार हमें ना इस चीज के अंदर ना, इस ट्रेल के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है, जो ट्रांजैक्शन हुई है ना हमें लग रहा है कि ज्यादा एक्सेस पेमेंट हो रही है, तो वो चीज बताई जाएगी पहले से। लेकिन ऑडिटर को ऐसे नहीं बोला जाता कि फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, भैया वो अश्योरेंस ही नहीं देगा, आपने साइन ही नहीं करेगा अगर पहले से बता दोगे तो, ठीक है, माइंड भी हो रहा हो लेकिन आप ऑडिटर को थोड़ी बताओगे। तो ऑडिटर का ये सोचते हुए चलता है कि मैनेजमेंट दूध का धुला हुआ है, सब कुछ साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की मैं बात कर रहा हूं, तो वो उस तरीके से सोचते हुए चलता है, ठीक है। उसके बाद ही अपना फॉर्म करता है ओपिनियन, ठीक है। उसी तरीके से जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसको ये थोड़ी बोला जाता है कि भैया फ्रॉड ढूंढ के दिखाओ, नहीं भाई, उसको बोला जाता है तेरे को कंट्रोल देखना है, इस प्रोसेस तेरे को दे दिया गया, एक प्रोसेस दे दिया गया, लेट्स से प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस दे दिया गया, प्रोक्योरमेंट टू पे का, तो
ये प्रोसेस दे दिया गया भैया, इसके अंदर तू ये चीज बता कि कंट्रोल्स हमारे किस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, हम कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है, हमारी क्या डेफिशिएंसी है, कुछ दिक्कत है तो उस चीज के अंदर बता कि कहां कहां पे हमारे वीक कंट्रोल्स हो सकते हैं, जिस वीक कंट्रोल की वजह से हो सकता है कि फ्रॉड भी हो जाए। तो वो सब चीजें जो होता है वो एक इंटरनल ऑडिटर भी देखता है, बट उसका जो काम होता है वो कभी भी ये नहीं होता कि मैं फ्रॉड को किस तरीके से ढूंढूं, ना भाई ना, वो मैनेजमेंट ही मना कर देगा। जो बंदे होंगे वो कहेंगे यार इतने डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहा है भाई, क्योंकि जो फॉरेंसिक वाला बंदा होता है वो डीप में जाता है, एक चीज देखता है वो, और उसको एक्सेस होता है काफी सारी चीजों का, ठीक है। वहीं पर अगर आप एक इंटरनल ऑडिटर बोलेगा कि यार ये दो वो दो, तो भैया वो ऐसे थोड़ी कोई दे देगा, ठीक है, मैनेजमेंट से अप्रूवल लगेगा, वो सब चीजें लगेगी। तो इंटरनल ऑडिटर का काम बिल्कुल अलग हो जाता है, एक फॉरेंसिक वाले बंदे का काम बिल्कुल अलग हो जाता है। बाकी अगर आपको इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी एंड टू एंड चीजें जाननी है उसके अंदर किस तरीके से चीजें होती है ऑपरेट, तो उसके लिए हमारा कोर्स है मास्टर क्लास ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हु कैन बिकम फॉरेंसिक, ना ऑडिटर नहीं, अकाउंटेंट और इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। बार बार यार ऑडिट एक तो देखो चढ़ा हुआ है ना, इतना वर्ड चढ़ा हुआ है फॉरेंसिक ऑडिट ऑडिट कि भैया फॉरेंसिक ऑडिट ही आता है। तो फॉरेंसिक ऑडिट अकाउंटेंट या फिर एक इन्वेस्टिगेटर क्या कौन बन सकता है? क्या ये एक सिर्फ हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भैया है वही बन सकते हैं, ठीक है, क्या उन्हीं के पास पावर है? तो यार देखो ये कोई भी ऐसा डिग्री डिफाइन नहीं है कि सिर्फ एक सीए ही कर सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनीवन, एमबीए बीकॉम वाला बंदा कोई भी हो सकता है ये एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट या इन्वेस्टिगेटर। देखो जो एफईआई स्टैंडर्ड है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इशू करा है तो सिर्फ सीए के ऊपर ही, जो सीए इन प्रैक्टिस है, ठीक है, उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर भी ठोप सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन अदर प्रोफेशन एज ऑफ नाउ। बाकी फ्यूचर का पता नहीं कुछ क्या हो जाए, बट एज ऑफ नाउ इट्स जस्ट एप्लीकेबल ऑन द सीए मेंबर हु आर इनटू प्रैक्टिस। अभी हम बात कर रहे थे जो फॉरेंसिक अपॉइंटमेंट होती है। देखो वैसे तो समझ में आ रहा है यहाँ पर कि यार जो ये अपॉइंटमेंट होगी, आप सोच के देखना यार किस फ्रॉड हो रहा है या होने वाला है या उससे रिलेटेड कोई चीज चल रही है तभी तो अपॉइंटमेंट होगी ना। तो यहाँ पर कितने तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। सोच के देखो ऐसी कि यार किस तरीके के हो सकते हैं। नीचे लेवल से अगर हम सोचें तो ऐसे अगर मैं बात करूं तो यार नीचे छोटा कोई पैटी कैश का कोई फ्रॉड हो गया, ठीक है। पैटी कैश के लिए मतलब कैब का खर्चा है 300 रुपए का, मैंने 500 रुपए का रिम्बर्समेंट ले लिया, ठीक है, छोटे मोटे खर्चे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके के खर्चे हो गए। या फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यार कि मैंने कुछ माल परचेस करा जिसके अंदर मैंने 1 लाख रुपए का माल था, 1.5 लाख रुपए दे दिए, वेंडर के साथ सेटलमेंट कर लिया कि 25,000 तेरे 25,000 मेरे, ठीक है। ये इस तरीके का फ्रॉड हो गया, ठीक है। मैंने घोस्ट एम्प्लॉयज बना दिए, मतलब एक एम्प्लॉय के कार्ड वार्ड बना दिए और किसी बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट देने लगा, ठीक है, वहां पे वो पेमेंट मैंने ले ली, ठीक है। इस तरीके के फ्रॉड हो गए कुछ, ठीक है। या फिर उससे बड़े लेवल के फ्रॉड, मतलब कि जब सीनियर लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। सीनियर लेवल मतलब कि वो बड़े नंबर पे गेम खेलते हैं, यानी कि उनका जैसे इंसेंटिव जो होता है वो होता है कि भाई जब तुम सेल्स बढ़ाओगे तब तुम्हारा इंसेंटिव, ठीक है, जो कंपनी की। तो क्या करते हैं, नंबर्स को इन्फ्लेट करते हैं, फाइनेंशियल को इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल को इधर उधर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो वो सब काम भी रहता है। एक्सपेंसेस को कम करते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स दिखाने लगते हैं। तो भैया छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सब जगह पे फ्रॉड हो सकता है। ये जितने भी फ्रॉड होते हैं ना, जो भी हमने बात करी, ठीक है। अब ये जो फ्रॉड होता है ना, इसके अंदर एक फ्रॉड ट्राइंगल होता है, ठीक है, फ्रॉड ट्राइंगल होता है, यानी कि 3 कंपोनेंट होते ही है एसेंशियली, जब भी जाके फ्रॉड होता है। अब ये 3 एंगल क्या है भैया? तो पहला जो है वो है प्रेशर, यानी कि एक प्रेशर होता है कि यार कि मेरे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम चल रही है यार, मेडिकल बिल्स मेरे को पे करने हैं, ठीक है, कुछ भी प्रेशर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ प्रेशर हो सकता है, पहला जो है, ठीक है। दूसरा जो है वो है अपॉर्चुनिटी, मतलब दिख जाता है यार कि कंट्रोल्स ना वीक है यहाँ पर, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है भाई मेरे को, मतलब कि रिस्क थोड़ा कम लग रहा है, करा जा सकता है, एक काम करा जा सकता है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है। प्रेशर तो है मेरे ऊपर, मेरे को मेडिकल के बिल भरने हैं, लोन ले रखा है, ईएमआई जानी है भैया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है मेरे पास, पैसे का प्रेशर है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है भैया, कर तो सकता हूं मैं। उसके बाद एक रैशनलाइजेशन होता है माइंड में, जस्टिफिकेशन होता है माइंड में कि भैया ये मैं उधार ले रहा हूं, दे दूंगा मैं उधार दे यार, मतलब कि ऐसा नहीं है मैं चुरा रहा हूं, उधार दे ले रहा हूं, आज उधार ले रहा हूं, कंपनी को दे दूंगा कल को, ठीक है। वो कर तो चोरी रहा है लेकिन एक जस्टिफिकेशन होता है उसके पास। या फिर कंपनी ना मेरे को बहुत कम दे रही है, इतना कमा रही है, थोड़ा सा मैं ले लूंगा, क्या दिक्कत है, क्या बुरा हो जाएगा। तो रैशनलाइजेशन होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज कम होगी ना तो फ्रॉड के जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। ये तीनों अगर चीज होगी तभी जाके फ्रॉड होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई देख रहा हो, किसी ने करा हो तो बुरा मत मानना, लेकिन मैंने ये देखा हुआ है। तो क्या होता है, जब भी हम जैसे ऑडिट करते थे या कुछ करते थे तो हमारा क्या होता है, जैसे कैब्स जाती है तो कैब्स के ना रिम्बर्समेंट होता है, खाने वाने का रिम्बर्समेंट होता है, तो काफी मतलब क्लाइंट पे करते हैं। तो मैंने काफी आर्टिकल्स को देखा था, जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सीएस तो नहीं करते, अब सीएस भी कुछ करते हो तो आई डोंट नो, लेकिन जो आर्टिकल्स होते हैं, जो सीए आर्टिकल्स होते हैं, वो ना ये चीज करते हैं कि कैब का जो रिम्बर्समेंट होता है, अब अगर कैब का 200 रुपए का है तो 500 रुपए का डाल देंगे, ठीक है, मतलब एडिटिंग करके। या फिर वो क्या करेंगे कि बस से चले जाएंगे और 500 रुपए का बिल डाल देंगे, ठीक है। तो ये सब भी करते हैं, खाने के अंदर कुछ इस तरीके से कर देते हैं। तो यहां पर देखना क्या हो रहा है। सबसे पहले तो उनके ऊपर प्रेशर है,
प्रेशर किस चीज का, कि यार मेरे तो स्टाइपेंड बहुत कम है यार, मैं कैसे अपनी जो नीड्स है उसको कैसे मीट करूंगा, ठीक है, किस तरीके से मैं अपना जो रूम का रेंट है वो भरूंगा, किस तरीके से गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाऊंगा, ठीक है। तो प्रेशर है उनके पास, ठीक है। तो एक माइनर प्रेशर हो गया पहले तो कि भाई ये मेरे पास प्रेशर है। अपॉर्चुनिटी दिखी उनको कि भाई ये तो कोई चेक ही नहीं कर रहा है, मैंने डाला, कोई कैसे चेक करेगा, कोई मेरा अकाउंट थोड़ी मांग रहा है, ओला उबर का कोई अकाउंट थोड़ी मांग रहा है, अपॉर्चुनिटी है यार। यहाँ पे दिख गया भाई, ये तो बस बिल डालो और पैसा आ रहा है, बिल डालो पैसा आ रहा है, सबका ऐसे ही हो रहा है, बिल डालो पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दी। रैशनलाइजेशन, ठीक है, कि रैशनलाइजेशन क्या है, मेरा स्टाइपेंड ना बहुत कम है, तो यार अगर थोड़ा सा कमा लूंगा तो क्या हो जाएगा, तो रैशनलाइजेशन, तो ये क्या होगा, फ्रॉड ट्रायंगल बन गया उनके आगे। अब ये तीनों एंगल है, ये बन गए और यहाँ पे इसको बोला जाता है फ्रॉड ट्रायंगल, ठीक है। जब ये तीनों चीज मिलती है, मिल बैठते हैं तीनों यार, तब समा अलग ही होता है और ये जो फ्रॉड है वो हो जाता है। अगर इसमें से एक भी डगमगा गया ना, एक भी डगमगा गया, एक भी जो एंगल है वो डगमगा गया, तो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। मान लो वो बोलता कि यार मेरे को ईएमआई भी देनी है, लोन भी देना है, वीक अपॉर्चुनिटी भी लग रही है, लेकिन मेरा ये जो दिल है ये गवाही नहीं देता कि मैं फ्रॉड करूं, ठीक है। जस्टिफिकेशन मतलब भले ही स्टाइपेंड कम है, ठीक है, मेरे को ईएमआई देनी है, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता, यानी कि जस्टिफिकेशन, रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है। प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन, थर्ड नंबर जस्टिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, तो जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा, तो वहां पे फ्रॉड नहीं होगा, चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि उसका दिल गवाही नहीं दे रहा, ठीक है। या फिर प्रेशर भी है, स्टाइपेंड भी कम है, लेकिन भैया कंट्रोल्स इतने भयंकर बैठा रखे, ओला उबर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कंपनी का, चेक कर लेता है कितने का बिल है, ठीक है, तो आप कर पाओगे। कंपनी ने बोला सिर्फ तो ओला उबर से जाओगे, तो भैया कंट्रोल ही इतने स्ट्रांग हो गए कि पॉसिबल ही नहीं है उस चीज को करना। तो यहां पर क्या हुआ, कंट्रोल्स, जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो गई। तो यहाँ पे एक दो तो था, मतलब हमारे पास प्रेशर भी था, हमारे पास जस्टिफिकेशन भी थी, लेकिन भैया अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो अगर एक भी चीज गायब होगी ना, तो फ्रॉड ट्रायंगल नहीं होगा और वहां पर आपके जो फ्रॉड के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। फिर इसका एक एक्सपेंडेड वर्जन भी है, फ्रॉड डायमंड, यानी कि यहाँ पर अब चार एक कैपेबिलिटी और निकल के आती है कि यार उसके पास कैपेबिलिटी है या फिर एक्सेस है उसके पास, या फिर वो पोजीशन वो उस तरीके की होल्ड करता है जो कमिट कर सकता है, या वो उसके पास इतना इंटेलेक्चुअल माइंड है कि भाई वो इस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि वो हैकर है, ठीक है। मान लो कोई हैकर है, ठीक है, तो उसके पास, उसको समझ में आया वीक कंट्रोल भी है, प्रेशर भी था, ठीक है, जस्टिफिकेशन भी दे सकता हूं, लेकिन भैया मेरे पास दिमाग इतना खतरनाक है कि मैं हैकर भी हूं, कंपनी का डाटा हैक करके पैसे उड़ा दिए सारे। तो भैया ये जो चीजें हैं, ठीक है, वो दिमाग वाला काम है, उसके पास पोजीशन होल्ड करता है, उसके पास वो एक्सेस है, तो ये हो जाएगा फ्रॉड डायमंड। जब जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, आइडेंटिफाई करना है, करा है नहीं करा है किसी ने फ्रॉड, तो ये सब चीजें ना देखी जाती है, समझी जाती है कि यार ये फ्रॉड ट्रायंगल बन रहा है, क्या बंदे के पास दिक्कत थी, क्या इसके पास कुछ इश्यू चल रहे थे, यार यहाँ पर हमारा शक जा रहा है कि यार यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरीके से थॉट प्रोसेस दौड़ाया जाता है, दिमाग को दौड़ाया जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से सोचा जाता है। अब इनके ना कुछ विजिबल, जैसे फ्रॉड हो गया तो इसके ना विजिबल साइंस होते हैं। सोचो यार विजिबल साइन क्या होंगे, किसी का फ्रॉड हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, तो भाई उसका लाइफस्टाइल सबसे पहले चेंज होगा। भाई गाड़ी आ रही है, चला रहा था वैगनार, अब लेकर आ रहा है जी वैगन, ठीक है, तो भैया चेंज हो गया बिल्कुल ही, ठीक है, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गई बिल्कुल। फिर होता है भैया वर्क बिहेवियर देख के पता करना, यार ये अपने काम के अंदर किसी को घुसने नहीं देता, ठीक है, भैया फालतू का ओवर टाइम करे जा रहा है, ठीक है, छुट्टियां नहीं मारता, छुट्टी मार लेगा तो उसको कहीं शक हो रहा है यार, अगर छुट्टी मार ले मैंने भैया तो यार कि कंपनी के अंदर पकड़ा जा सकता है मेरा फ्रॉड, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि भाई कोई छुट्टी नहीं मार रहा तो वो फ्रॉड कर रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सब जो चीजें कंपोनेंट्स होते हैं, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गई, ठीक है भैया, ये सब चीजें देखी जा रही है, तो ये सब एक चेंज एक्सपेक्ट होता है कि समझना कि हाँ यार यहाँ पे ये बंदा फ्रॉड कर सकता है। उसकी पर्सनैलिटी देख के ही पता चल सकता है आपको, यार सीक्रेटिव लग रहा है यार बंदा ना, छुपाने की मतलब एक होता है ना शक्ल से। अभी क्या हुआ कि एक कंपनी में ना, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, एक क्लाइंट से मिलने गए और उस क्लाइंट को पता था कि कुछ ना कंपनी में, तो ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी, 25-30 करोड़ का कंपनी थी, तो ट्रेवल्स के अंदर थी वो कंपनी। तो वो जो कंपनी थी उसके वो पता था कि कोई ना कंपनी के अंदर फ्रॉड कर रहा है, तो जनरल डिस्कशन कर रहा था वो, उसको पता भी था कौन कर रहा है, बंदा कौन है, तो उसने ना बुलाया उसको, हमारे सामने बुलाया। तो भाई उससे हम क्वेश्चनिंग, मतलब मैं जनरल क्वेश्चन कर रहा था कि क्योंकि समझने के लिए कि यार कंपनी में क्या चल रहा है। इट वाज नॉट अ फॉरेंसिक थिंग, इट वाज जनरल ऑडिटिंग थिंग। तो मैं जनरल उससे क्वेश्चनिंग कर रहा था कि कंपनी में किस तरीके से, जैसे उसने बताया कि टैली वैली हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद मैं वही पूछने लगा, बेसिक क्वेश्चन उसके बारे में पूछने लगा। तो भाई वो इतना डरा डरा लग रहा था, उसको लग रहा था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है काइंड ऑफ। तो ये चीज भी ना पता चल जाती है, जो कोई फ्रॉड होता है ना, तो वो अपनी शक्ल से ही बता देता है कि भाई मैं
कुछ ना कुछ मैंने कांड कर रखा है, ठीक है। उसको यार एकदम से समझ लो ना, कोई रैंडमली किसी बंदे को बुला लिया तो उसको डर लगेगा यार ये किस लिए बुलाया है मेरे को, तो उसको रैंडमली बुलाया था, मैं तो मिलने गया था जस्ट उस क्लाइंट से, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम था, हम प्रपोजल लेने गए थे, तो मैं जस्ट उससे डिस्कस करने गया था कि यार क्या काम है, किस तरीके का काम है। तो उसने उस बंदे को बुलाया, वो इतना ज्यादा डर गया कि भैया वो मतलब फंबल सा होने, मतलब अजीब सा हरकतें करने लगा, ठीक है। और नजरें नहीं मिलाना, ठीक है। मतलब तो पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जैसे ही वो गया तो मैंने बोला भी सही उनको, ऑनर को, मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ कांड कर रहा है बंदा। ये सब कुछ चीजें होती है जो आप समझ के कि यार कुछ ना गड़बड़ लग रही है, समझ में आ जाता है यार जब आप फील करने लगते हो, जब आप ऑडिट में जाते हो, जब प्रैक्टिकली चीजें करते हो, या फिर जब आप इस फॉरेंसिक में जाओगे तो समझ में आ जाएगा हाव भाव देखकर कि यार कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मुझे तो अल्टीमेटली ये लगता है कि जो सबसे बड़ा जो रीजन होता है ना फ्रॉड होने का, वो होता है कंपनी के अंदर अगर कंट्रोल्स अगर स्ट्रांग होंगे तो भैया फ्रॉड होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं। एक कंपनी के अंदर स्ट्रांग कंट्रोल है, ऊपर का जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है, जो लोग हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, ठीक है, उस तरीके से उनका चलती हैं चीजें, प्रोसेसेस चलते हैं, तो भाई वहां पे फ्रॉड के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि चीजें एक प्रोसेस में चल रही हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर वीक होने लगते हैं ना, प्रोसेस कंट्रोल जब वीक होने लगते हैं, तो वहां पे फ्रॉड की जो चीजें है वो बढ़ने लगती है। फ्रॉड इज नॉट ओनली अबाउट कि भैया अकाउंटिंग नंबर और ये सब चीजें, भैया फ्रॉड इज ऑल अबाउट कंट्रोल्स। मेरे हिसाब से कंट्रोल जितना ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा आपके जो वीकनेस ऑफ फ्रॉड है वो कम होती जाएगी। चलो अभी हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और कुछ रिपोर्ट्स है, हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है। एक रिपोर्ट है बिग 4 KPMG की, उसके को हम देख लेते हैं एक बार और उसको एक बार समझ लेते हैं।